बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए गए उस शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाठ 3 व्याकरण निधि से, जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, उसमें हम लोग पाठ 3 से शब्द के बारे में जानेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, ये हम लोग जान चुके थे पहले, और अब उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शब्द और पद में अंतर बताया गया है। और शब्द जो है स्थूल रूप से शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं: संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया संख्यावाचक शब्द। तो और इसके अलावा 2 अतिरिक्त अन्य भेद भी हैं जिसके अंतर्गत क्रियापद और अव्यय को माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग शब्द 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 है ये, पाठ 3 शब्द व्याकरण निधि से हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग शब्द के 4 भेद, शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर संज्ञावाचक शब्द, संज्ञावाचक शब्द, और दूसरा है सर्वनाम शब्द, और तीसरा है विशेषण, और चौथा है संख्यावाचक। संख्यावाचक शब्द। तो यहाँ पर हम लोग संख्यावाचक शब्द, ये 4 भेद जो है हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संज्ञावाचक शब्द क्या होता है। तो संज्ञावाचक शब्द जो है, जिससे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञावाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि मोहन, कलम, भारत, मित्रता आदि। मित्रता जो है वो एक भाव है जिसका कोई आकार नहीं होता। ये जो है इसे ये नाम दिया गया है जब जो दोस्त होता है उसको जो है मित्रता एक भाव है। तो मित्र शब्द से मित्रता बना है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों में कुछ स्वरांत होते हैं और कुछ व्यंजनांत होते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर लगा होता है वे स्वरांत कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन लगा होता है, व्यंजन होता है, उसे व्यंजनांत कहते हैं। तो स्वरांत, इसमें जो है हम लोग स्वरांत और व्यंजनांत, तो ये 2 तरह के शब्दों को हम लोग इसमें स्वरांत और व्यंजनांत, ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर होते हैं उनको स्वरांत कहते हैं। और जिसके अंत में, जैसे कि यहाँ पर हरि है, हरिपद स्वरांत है, धेनु, और व्यंजनांत में है जैसे कि मनस, राजन। तो ये जो है ये व्यंजनांत शब्द हैं। जैसे हरि में यहाँ पे ह्रस्व ई है, तो ई कारांत ये स्वरांत शब्द है। और धेनु में ह्रस्व ऊ है, तो ये उकारांत स्वरांत शब्द है। तो जिसके अंत में स्वर होता है, जैसे बालक शब्द है, उसमें भी अस्वर है। तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, वो बालक के क में ही मिला रहता है। और व्यंजनांत में मनस, राजन, चंद्रमस, तो जिसके अंत में न, यहाँ पे ये व्यंजन है, तो इसीलिए इसे व्यंजनांत कहा जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या है। तो सर्वनाम शब्द में हम लोग सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि होता है कि इदम, इसका एक उदाहरण जैसे कि इदम, एषः, तो ये जो है त्वम, त्वम मतलब तुम, एषः मतलब यह, तो ये सब जो है ये सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है यह, ये भी यह के लिए प्रयोग किया जाता है, त्वम मतलब तुम होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये शब्द शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, और उसके बाद विशाल, विशाल मतलब बड़ा, और फिर है शीतल मतलब ठंडा, शीतल जल, तो शीतल जल, यहाँ पर विशालः विद्यालयः, तो यहाँ पे श्वेतः, श्वेतः जो है यहाँ पे रंग के लिए प्रयोग किया गया है, शीतल मतलब ठंडा। तो इस तरह से ये विशेषण बताता है विशेष्य का। तो अब यहाँ पर जो है संख्यावाचक शब्द हम लोग चौथा देखेंगे। संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द जैसे कि जिससे कि विशेषण के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है, और जिन शब्दों, प्राणियों या वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक, अष्ट, नव जो है ये संख्या, शत मतलब 100 होता है, तो ये भी जो है संख्यावाचक शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर संख्यावाचक शब्द जिससे कि प्राणियों, वस्तुओं की संख्याओं का बोध होता है, तो इससे जो है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर दो अन्य भेद दिए गए हैं। अन्य भेद, और अन्य भेद के अंतर्गत दिया गया है पहला क्रियापद, और दूसरा दिया गया है अव्यय। क्रियापद जो है वो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हस और भ्रम, क्रियापद जैसे हस और भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, और हस मतलब हंसना, तो ये क्रिया है, क्रियापद है। और इसी मूल धातु से सभी लकारों में रूप बनते हैं। अव्यय जो कि बदले न, अव्यय उसे कहते हैं जो कि लिंग, वचन और कारक विभक्ति के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे सर्वत्र, और यहाँ पे अपि आदि जो है ये अव्यय है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शब्द के 4 भेद हैं, यानी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, और इसमें जो है 4 प्रकार है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शब्द के 4 प्रकार हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, अभ्यास कार्य, और इसे किताब में ही करना है, अलग से कॉपी में नहीं करना है। पहला है उत्तर 1। उत्तर 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया है उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वाक्य दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दो विकल्प दिया है, सर्वनाम और क्रिया, तो यहाँ पे सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे सर्वनाम। और दूसरा है विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण या अव्यय, तो विशेषण कहते हैं। तो दूसरे खाली जगह में हम लोग यहाँ पर विशेषण लिखेंगे। और ग में है यहाँ पे कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्दों को कहते हैं क्रियापद या अव्यय, तो अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय लिखेंगे। और घ में है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं क्रियापद संज्ञा, तो क्रियापद कहते हैं। काम को करने या होने का, काम का मतलब ये क्रिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको किया पहले प्रश्न का। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि पद तथा शब्द में क्या अंतर होता है। तो पद तथा शब्द में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर 2 के अंतर्गत वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्यों में प्रयोग करते समय सु औ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। बिना प्रत्यय लगे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब शब्द में प्रत्यय लग जाता है तो उसके बाद इसका रूप बनता है बिना प्रत्यय लगे यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि प्रत्यय लगने पर वह पद कहलाता है। प्रत्यय लगने पर वह पद कहलाता है। जब शब्द में प्रत्यय लग जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे मूल शब्द है बालक। जैसे मूल शब्द है बालक, प्रत्यय लगाने के बाद बालक, प्रत्यय लगाने के बाद इसका रूप बनता है बालका। यह पद है। बालक जो है शब्द है, बालक शब्द है और बालका है यह पद है। तो इस तरह से शब्द और पद में अंतर होता है। और यहाँ पर
पद वाक्य में जो है पद का ही प्रयोग किया जाता है। और अब इसके आगे प्रश्न है कि प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 3 करेंगे और उत्तर 3 में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। तो सही का निशान लगाना है, जो सही पद है यहाँ पर क है, बालकः है। अब बालकः क्या है ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पद है या शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बालक मूल शब्द होता है और इसमें यहाँ प्रत्यय लगने से यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, विभक्ति लगी हुई है, तो इसलिए जो है ये पद कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ क का उत्तर लिखेंगे पद। तो क में उत्तर होगा पद, पद पे सही का निशान लगाना है। और अब है यहाँ पे ख, अत्र है। अत्र पद जो है क्या है ये लिखना है, क्रियापद है या अव्यय, तो अत्र जो है वो अव्यय है। तो ख में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अव्यय और अव्यय पर सही का निशान लगाना है। और अब है ग। ये प्रश्न जिस भी तरह से पूछा जाए उसी तरह से उसका उत्तर देना है। अगर विकल्प के साथ दिया जाता है तो विकल्प चुनकर लिखना भी हो सकता है, विकल्प को चुनना भी हो सकता है। तो यहाँ पर निशान लगाने के लिए कहा गया है, इसलिए निशान लगाएंगे। और जहाँ पे लिखा रहेगा कि सही जो है विकल्प चुनिए, तो वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। तो अब यहाँ पे सह है, तो सह के बारे में सभी लोग जानते हैं। सह जो है वो सर्वनाम पद है, प्रथम पुरुष एकवचन, यहाँ पे सर्वनाम है, तो सर्वनाम को हम लोग चुनेंगे, सर्वनाम पर सही का निशान लगाएंगे। और अब है यहाँ पर घ, चंद्रमस है, स्वरांत और व्यंजनांत। तो चंद्रमस में हम लोग देखेंगे कि अंत में स व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण ये व्यंजनांत कहलाएगा। व्यंजनांत में दो पद है, व्यंजन और अंत, तो दोनों अ मिलकर आ हो जाता है व्यंजनांत। तो यहाँ पे घ में व्यंजनांत लिखेंगे, तो ये जो है व्यंजनांत पद है। और अब यहाँ पर अंग वाला करेंगे, ये सही पद है। देव है, तो स्वरांत है, व्यंजनांत है। तो देव में अंत में व में अ स्वर है, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग का स्वर है, स्वरांत है। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्वरांत कहेंगे। तो इस तरह से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। और चौथे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि क स्तंभ तथा ख स्तंभ का मिलान करो। तो क स्तंभ और ख स्तंभ को मिलाना है। तो इसमें भी शब्द के प्रकार हैं और उन प्रकारों को देखते हुए यहाँ पर उत्तर चुनना है। तो हरि शब्द है, तो हरि यहाँ पे सर्वनाम है कि अव्यय है कि स्वरांत है कि व्यंजनांत है कि क्रियापद है, इन्हीं में से चुनना है। तो हरि शब्द जो है वो स्वरांत है। तो यहाँ पर हम लोग चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हरि शब्द दिया है, ये क स्तंभ है और ये ख स्तंभ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हरि पद दिया है, तो ये स्वरांत है क्योंकि इसमें अंत में स्वर है। पठति दिया है, पठति जो है ये क्रियापद है, पठ धातु से बना है, पढ़ता है इसका अर्थ है, तो ये क्रियापद है। फिर है त्वम, और त्वम का मतलब होता है तुम, तो ये सर्वनाम पद है, तो इसे हम लोग सर्वनाम लिखेंगे। हम सही उत्तर लिख रहे हैं इसके आगे सही उत्तर लिखा गया है, तो इसी तरह से ये उचित पद है। अब है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, तो सर्वत्र जो है वो अव्यय है। और फिर है एकः। एकः जो है वो संख्यावाचक शब्द है।
एकः संख्यावाचक शब्द है। और अब है यहाँ पे मनस। मनस जो है ये व्यंजनांत है। यहाँ पर स्वरांत हो गया, सर्वनाम पद हो गया, और अव्यय हो गया, और स्वरांत पद हो गया, और संख्यावाचक हो गया, और अब व्यंजनांत है, और क्रियापद। तो ये सभी का प्रयोग हो गया। यहाँ पे व्यंजनांत लिखेंगे क्योंकि मनस में अंत में व्यंजनांत पद है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने कर लिया। और अब इसके बाद हम लोग शब्द रूप देखेंगे। और शब्द रूप हम लोग इकारांत और ईकारांत, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का एक एक रूप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और स्त्रीलिंग का रूप है ये मति शब्द। मति का अर्थ होता है बुद्धि, और नदी शब्द। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं शब्द रूप। और हम लोग जो है लट लकार और लिट लकार का हम लोग धातु रूप अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी जो है हम लोग शब्द रूप करेंगे। तो यहाँ पर शब्द रूप लिखने के लिए सबसे पहले विभक्ति और वचन, तीनों वचन लिखना है, और फिर उसके अंदर हम लोग शब्द लिखेंगे कि क्या शब्द बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग शब्द करेंगे। मति, यहाँ पे शब्द रूप मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए यहाँ पर विभक्ति हेडिंग डालेंगे, विभक्ति, और फिर एक वचनम, फिर द्विवचनम, और फिर बहुवचनम। तो इस तरह से यहाँ पे इन तीन वचन हो गए। और विभक्ति में सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी संप्रदान कारक होता है, पंचमी, षष्ठी, और फिर है यहाँ पे संबोधन। सप्तमी आएगा पहले, सप्तमी के बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संबोधन। संबोधन बुलाने के लिए जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे मति शब्द से मति है, मतयः प्रथमा विभक्ति में बनता है, और कर्ता कारक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कारक में यहाँ पे हम लिख देंगे कि किस विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है। तो ये कर्ता कारक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्ता कारक के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर रूप लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले मतिः, मति, मतयः बहुवचन में रूप बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे, और मतिम, मति, मतिः, मतिम, मति द्विवचन में भी ये रहेगा, मतिः, मति, मति, मतिः, और अब हो जाएगा मत्या, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतिभिः, मत्यै,
यहाँ पे दो रूप बनता है इसका, मत्यय बनता है और मतये। तो यहाँ पे मत्यय और मतये दोनों लिख रहे हैं। मतिभ्याम, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी में मतिभ्याम ही होता है, और यहाँ पे मतिभ्य, और पंचमी में मत्यय, यहाँ पे मत्यय या मतय दोनों में से किसी एक को लिखा जा सकता है। तो अब पंचमी में मत्या या मतेह, इन दोनों का प्रयोग होता है। मत्याह और मतेह, यहाँ पे मतिभ्याम। और मतिभ्य, और षष्ठी में हो जाएगा मत्या या मतेह, मत्याह या मतेह। मतिभ्याम हो गया। यहाँ पर मत्योह षष्ठी और सप्तमी में आएगा, द्विवचन में मत्योह। मतिनाम, यहाँ पर मति नाम, दीर्घ ई हो जाएगा। और फिर है मत्याम, मत्याम या मतौ, मत्योह और मतिषु। मतिषु जो है यहाँ पर रूप बनेगा सप्तमी विभक्ति में। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, केवल एक वचन में इसका जो है रूप बदलता है, और बाकी मति मत्यः एक जैसा रहता है। तो हे मते हो जाएगा, ई की जगह पे ए हो जाएगा, मति का ई जो है वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर हे मति, दीर्घ होगा यहाँ पर, हे मति, और फिर हो जाएगा हे मतयः। संबोधन का निशान लगाया जाता है, तो यहाँ पे संबोधन का निशान लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मति शब्द का रूप लिखा है, जो इकारांत स्त्रीलिंग है। तो इकारांत स्त्रीलिंग का रूप जो है वो सबका एक जैसा चलता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इकारांत, ये छोटी ही है, इकारांत स्त्रीलिंग। और अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के लिए, द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक के लिए, तृतीया का करण कारक के लिए, और चतुर्थी का संप्रदान के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और पंचमी अपादान अलग होने के अर्थ में, और षष्ठी जो है संबंध कारक होता है, और सप्तमी जो है अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक सप्तमी, और संबोधन के लिए होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसका प्रयोग मति ने, मति को, से, के द्वारा, के लिए, यहाँ पर से और का, के, की का प्रयोग करते हैं, में, पर का प्रयोग करते हैं, और बुलाने के लिए, संबोधन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है शब्द रूप, इसी तरह के जो है गति शब्द हो उसका भी रूप मति की तरह चलेगा। और इसके अलावा शक्ति, प्रीति, कृति, ये जितने भी इकारांत हैं, ह्रस्व इकारांत, तो यहाँ पर इन सब का रूप एक जैसा चलता है। जैसे कि यहाँ पर गति शब्द है, तो गति शब्द से जब इसका रूप बनेगा तो गतिः, गति, गतयः, उच्चारण, अंतिम उच्चारण एक जैसा रहेगा। गतिः, गति, गतयः, गतिम, गति, गतिः। तो इसी तरह से रूप चलेगा, अंतिम उच्चारण एक जैसा रहेगा, और शुरू का खाली शब्द बदलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पर शब्द के बारे में भी जाना,
और ये शब्द रूप के बारे में भी जाने। तो यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग का रूप कैसे बनता है। अब शक्ति शब्द होगा तो शक्ति शब्द का भी शक्तिः, शक्ति, शक्तयः, तो इस तरह से रूप चलेगा। और कृति है तो कृतिः, कृति, कृतयः, कृतिम, कृति, कृतिः, तो इस तरह से यहाँ पर एक रूप अगर समझ लिया जाए तो इससे हम बहुत सारे इकारांत स्त्रीलिंग का रूप लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने शब्द के अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में जाना, उनका उदाहरण देखा, और अंत में जो है हम लोगों ने मति शब्द का रूप यहाँ पर जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।